रोहित शर्मा। देश में हॉट सीट दिल्ली बनता जा रहा है। दिल्ली राजधानी भारत की है। स्वाभाविक तौर पर दिल्ली में कही गई हर बात पूरे देश में सुनी जाती है। इसी में एक नया प्रकरण आया है आम आदमी पार्टी के अंदर का अंतर्विरोध। उसमें स्वाति मालीवाल जो अ, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी रही हैं अभी, और उनके और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल या कहें विभव कुमार के साथ में जो मामला हुआ है, उस मामले पर भी बहुत चर्चित चीजें चल रही है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीजें कही जा सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी जब जन्म लिया था, तो उस दरमियान में इसे सुपारी जितनी पार्टी कहा जाता था, या इसके बारे में एक धारणा बनाया गया जैसा शीला दीक्षित ने कहा था कि नाली का कीड़ा है ये सब। लेकिन आज वही नाली का कीड़ा, वही सुपारी जितनी पार्टी भाजपा के नाक में दम किए हुए हैं और दिल्ली में भाजपा के नाक के नीचे अपनी सत्ता को कायम किए हुए हैं। कुछ लोग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं स्वाति मालीवाल के बारे में। कहना उनका ये भी है कि शायद जब वो महिला आयोग में अध्यक्ष रहा करती थी, उस दरमियान में उसने कुछ घपले वगैरह किए थे, जिसको आज साथ करके निशाने बनाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर में, और इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी। बहरहाल भारत विश्व कन्याओं का देश रहा है। यहाँ विश्व कन्या के माध्यम से बड़े से बड़े राजे महाराजे या बहुत सारे सेनापतियों को मार गिराया गया, राजाओं को मार गिराया गया है। हमारे यहाँ आने वाले सिकंदर महान जैसे सेनानायक को भी विश्व कन्या के माध्यम से मारने की कोशिश की गई है। तो महिलाओं का ये भी एक विश्व कन्या के रूप में इस्तेमाल करना भारत ने सीखा है। भारत ने एक नया प्रयोग किया है, और इसी तरह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल एक विश्व कन्या है जो जिसका इस्तेमाल भाजपा कर रही है। बहरहाल जो भी स्थिति रही हो, हम चलते हैं, जानते अपने अपने अतिथि सुब्रतो चटर्जी से जानेंगे कि क्या मामला हुआ है और क्या किस रूप में देख पा रहे हैं। इससे पहले मैं क्यों कहना चाहेंगे, स्वाति मालीवाल का जो प्रीवियस इतिहास रहा है वो भी बहुत साफ सुथरा नहीं रहा है। इसने अपने पिता के ऊपर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जो शोषण का आरोप लगाया था। बहरहाल जो भी रहा हो, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सीधा अपने अतिथि से मिलावा में और जाने कि क्या मामला हुआ है। सुब्रतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका खबर भूमि में। धन्यवाद जी, शुक्रिया। ये सुब्रतो जी, अभी जो हॉट चीज बनी हुई है जो कि दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल को आया हुआ 12 घंटा भी नहीं हुआ था जेल से बाहर। जो वह स्वाति मालीवाल जो कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कैसे के लिए एक ट्वीट तक नहीं की, एक बयान तक जारी नहीं की, वही स्वाति जब ही वो जेल से बाहर आते हैं 12 घंटे के अंदर सुबह मिलने चले जाते हैं उनसे। क्या वजह थी मिलने के लिए, और क्या एक पूरी प्लान नौटंकी था या प्लानिंग था ऐसा क्या? देखो, स्वाति मालीवाल के ऊपर में जैसे आपने कहा कि महिला आयोग के अध्यक्ष होने के समय उस दरमियान आज भी है, तो कुछ फंड एलोकेशन में गड़बड़ी का या आर्थिक अपराध का गड़बड़ियों का चार्ज लगा था। अब उसमें कहाँ तक सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना तय है कि आज जो उनका बिहेवियर दिख रहा है, ये स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रहा है तो वो अब अपनी चमड़ी को बचाने की लड़ाई में लड़ रहे हैं। मोदी सरकार का इतिहास रहा है कि ऑपोजिशन खेमे में अगर किसी पर कोई भी आरोप भी लग जाए तो उसको एक्सप्लॉइट करना और उस पार्टी के खिलाफ में उसका इस्तेमाल करना। अब स्वाति मालीवाल इस कारण से गई थी अरविंद केजरीवाल से मिलने बिना अपॉइंटमेंट के। देखो, अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है, आप एक बोर्ड की चेयरमैन है, आयोग की चेयरमैन है, तो अपॉइंटमेंट तो आपको लेना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के तो आप जाके डायरेक्टली किसी सीएम से मिल नहीं सकते। कोई अगर कहे कि मैं जाकर मिल लूंगा पीएम से बिना किसी अपॉइंटमेंट के, तो ये पागलपन है। ये दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल, ऐसा होता नहीं है। अब क्या है कि किस हक से वो गई थी, क्या हक जताने गई थी, वो दोनों के बीच का व्यक्तिगत मामला है जिसमें मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, इशारों से समझ जाओ। एनीवे, लेकिन जो भी अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, अगर जैसा कि दिख रहा है, एक वीडियो क्लिप जारी की गई है मुख्यमंत्री आवास की, उस मुख्यमंत्री आवास से देखिए कि दोनों के बीच में भगझक हो रही है।
लेकिन कहीं भी हाथापाई वगैरह इस तरह का शारीरिक रूप से कुछ ये करना, मैन हैंडल करने की बात वहां पर नहीं दिख रही है। पहली बात ये। अब बकझक तो होगी, क्योंकि आप बिना अपॉइंटमेंट के गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पीए हैं, वहाँ सिक्योरिटी है इसके सीएम की, तो वो लोग तो उनको रोकने की कोशिश करेंगे ही, जबकि ये जाकर उनके ड्राइंग रूम में बैठ गए सोफा पर। तो क्या है कि अपने उन्होंने क्या व्यवहार किया, उनका व्यवहार किस उदाहरण को, दृष्टांत को पेश किया जनता के सामने, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। फिक्र किस बात की है कि उनको उनके अरविंद केजरीवाल के पीए या सुरक्षा कर्मियों ने उनको डांटा या उनके साथ मैक्सिमम बोलो तो एक अभद्र तरीके से पेश आए। देखो, एक दूसरे एंगल से मैं इस चीज को सोच रहा था। हम लोग एक तरफ जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं आज के जमाने में। डांटने की बात ही केवल नहीं, पति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज किया कल ही, तेरह की घटना एफआईआर में है, तो कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई उसमें मतलब तो नहीं। हाँ एफआईआर में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। दैट एफआईआर इज नॉट एविडेंस। एफआईआर इज नॉट एविडेंस, इज ओनली a first information report. I am free to write anything in my FIR. वो अलग बात है। जो मैंने कहा, जो वीडियो क्लिप जारी की गई पुलिस के द्वारा या इसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उस वीडियो क्लिप में जो दिख रहा है उसके आधार पर मुझे नहीं दिख रहा है कि कहीं पर मारपीट हुई। अगर किसी को दिख रहा है तो बताए, मुझे नहीं दिखा कहीं पर। ठीक है। हाँ, अभद्र व्यवहार आप जिसको कहते हैं होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि महिला हो या पुरुष, अगर कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो उसके जवाब में अभद्र व्यवहार ही उसको मिलेगा, उसको भद्र व्यवहार तो नहीं मिलेगा एक सीमा के बाद। अगर कोई महिला आकर मुझे गाली वीडियो गलौज करने लगे तो मैं कितनी देर बर्दाश्त करूंगा, या मैं किसी महिला को गाली गलौज करने लगूं तो वो कितनी देर बर्दाश्त करेगी। तो मैं इसको दूसरे एंगल पे इसलिए ले जा रहा था कि जिस एंगल पर गोबरपट्टी के प्रचंड बुद्धिजीवी लोगों को, पत्रकारों को कोई ये नहीं है, समझ नहीं है। आप एक तरफ जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है? जेंडर इक्वलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुरुष की प्रताड़ना से स्त्री को बचाया जाए। जेंडर इक्वलिटी का यह भी मतलब है कि स्त्री की प्रताड़ना से पुरुष को भी बचाया जाए, तब जाकर जेंडर इक्वलिटी होती है। तब जाकर अब दोनों जेंडर्स के साथ ये करते हैं, न्याय करते हैं। आज जो भारत में कानून है और कानूनी धाराएं हैं, वो हेवीली इंक्लाइन टुवर्ड्स वुमेन। आप देखते होंगे कई सारे, इसको मैं बृहद संदर्भ से जोड़ दूं, फिर आता हूं उस टॉपिक पर। आप देखते होंगे कि आज के दिन में कोई भी औरत या उसकी मैके वाले जाकर किसी व्यक्ति पर लांछन लगाकर दहेज प्रताड़ना का केस कर देती है, और वो बेचारा आदमी जो है वो जेल में चला आता है। जब वो जेल में चला आता है तो 6 महीने साल भर बाद वो रिहा होता है, तब पता चलता है कि ये मुकदमा ही झूठा दायर किया गया था। ये हो रहा है ना। बिल्कुल। इसकी इस प्रावधान का बेनिफिट, गलत लाभ बहुत सारी औरतें ले रही हैं। उसी तरह से स्वाति मालीवाल भी उस प्रोविजन का गलत फायदा नहीं उठा रही है, इसकी गारंटी कौन देगा? जब जांच निष्पक्ष होगी तभी तो इस नतीजे पर हम पहुंचेंगे ना। अभी तो समय है दोनों पक्षों को सुनने का और निष्पक्ष जांच करने का। अभी तो किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि कंप्लीट फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू उसका ये है, स्वाति मालीवाल अभी तक स्वाति मालीवाल है, कहीं वो स्वाति मालावाल होने के चक्कर में तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, और जिस तरह से बीजेपी 10 साल से काम कर रही है उसमें हर स्टेप पर किसी षड्यंत्र की बू आती रहती है। अपने शत्रु पक्ष को षड्यंत्र के घेरे में लो, नीचे लो। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख तक केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी इस केस में। पुलिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। स्वाति मालीवाल ने जो फोन किया था वो तो उसके आधार पर ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ली पुलिस ने।
एफआईआर तो बाद में हुई। हम्म। इस दोनों के बीच में वो 5 घंटे का समय जब दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी समय बिता रहे थे स्वाति मालीवाल के घर पर। अब इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है कि शाह की पुलिस किसकी बात पहुंचाने के लिए स्वाति मालीवाल या दूसरे किसी के घर पर जाती है, क्या ऑफर देने जाती है। यही ऑफर केजरीवाल को भी दिया गया था, सिसोदिया को भी दिया गया था, संजय सिंह को भी दिया गया था कि आप मेरी तरफ चले आओ तो आपके साथ ये हो। तो यही ऑफर इनको भी दिया गया। ये एक नेचुरल कंक्लूजन है जिसको समझने के लिए कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। ये परमाणु विज्ञान तो है नहीं। तो लेकिन हाँ बोलिए। बोलिए। श्रोता जी, हम ये बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल 40-50 दिन जेल में रहे, स्वाति मालीवाल के तरफ से एक बार भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उस पूरे दरमियान में तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी और सारे लोग मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। स्वाति मालीवाल ही नहीं, राघव चड्ढा जा रहे थे, इधर मैनेज कर रहे थे, लेकिन स्वाति एक सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं दी और बहाना बना कर चली गई विदेश। आखिर क्या जरूरत पड़ गई जब केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं, उसके अगले ही दिन सुबह सुबह वह बिना किसी अपॉइंटमेंट के वहां पहुंच जाती है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, दुम पर पैर तो पहले से पड़ी हुई थी इकोनॉमिक फ्रॉड को लेकर। तो किस हिम्मत से वो करती। राघव चड्ढा ने कौन सा स्टेटमेंट दिया, वो तो लंदन जाके बैठा हुआ है। तो संस्कृत में एक श्लोक है ना, राजद द्वारा श्मशाने यह तिष्ठति स बांधव। बंधु कौन होता है, जो विपत्ति में, जो बीमारी में, जो राजा के दरबार में और श्मशान में जो तुम्हारे पास खड़ा है वही तुम्हारा बंधु है। तो जब विपत्ति में खड़ा नहीं है वो तुम्हारा बंधु नहीं है। तो केजरीवाल इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, केजरीवाल इतने IRS हैं, इतने बड़े पोस्ट वो छोड़कर लात मारकर वो राजनीति ज्वाइन की है। क्या वो आदमी बेवकूफ है? वो नहीं समझता है कि स्वाति मालीवाल का रंग क्या है असल? उन्होंने क्यों मिलने से मना कर दिया? फर्ज करो केजरीवाल अगर उनसे 5 मिनट के लिए मिल लिए होते तब क्या होता? तब ये सारा मामला खत्म हो जाता, कोई मामला ही नहीं होता। लेकिन केजरीवाल इस तरह के एलिमेंट्स के साथ डील नहीं करते हैं, उनका नेचर नहीं है कि वो इस तरह के लोगों से डील करें। नहीं सुब्रत जी, इसमें तो यह भी हो सकता है ना कि स्वाति मालीवाल अगर केजरीवाल मिल लेते उनसे, अगर संभव है कि ये सारा एलिगेशन डाल देती, केजरीवाल को डाल देती, मेरे साथ रेप किया हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही तो मैंने कहा कि ये जो कानून हमारे देश में है वो औरतों के प्रति इतनी तरफ झुकी, इतना ज्यादा झुकी हुई है कि हजारों साल के सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया जो खुद ही इम्बैलेंस्ड है। समझे कि उसका फायदा लोग उठाते हैं। तो स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलती, वो केजरीवाल पर रेप का आरोप लगाती, अटेम्प्ट टू रेप का। आप प्रूफ करते रहिए, उसमें तो पहले अरेस्टिंग होगी, तब इंक्वायरी होगी। तो केजरीवाल क्यों मिले? सुब्रतो जी, कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं, मैं हालांकि ये संदर्भ से भटक जाएगा चीज, लेकिन कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि संभव है कि ये जो स्वाति और का असफल प्रेम केजरीवाल के प्रति रहा होगा, जिसे उसने ठुकरा दिया, जिस कारण की मतलब ये आरोप लगा। एक कहानी, एक गाना भी है, ठुकरा के मेरा प्यार तुम अंजाम देखोगे। तो शायद उसी तरह कुछ चीज दिख रहा है क्या यहाँ पर? देखो, ये हो भी सकता है। इतना व्यक्तिगत लेवल पर तो ना मैं स्वाति मालीवाल को जानता हूँ, ना अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ। लेकिन क्या है कि रिप्रेस्ड सेक्स जो होता है ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को, बिहेवियर को डिटरमाइन करने में, एटीट्यूड को डिक्टेट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में, इससे ज्यादा कहना मेरे लिए उचित नहीं। ये जो स्वाति मालीवाल का जो अभी राज्यसभा सांसद रही हैं, वो अपने बिना गाड़ी के आई और बिना अपने सुरक्षा गार्ड के आई, बिना अपने ड्राइवर के आई, ऑटो से चली गई।
तो ये भी सवाल उठता है कि भाई आप राज्यसभा सांसद हैं, आपका सुरक्षा गार्ड कहाँ पे, गाड़ी कहाँ पर, ड्राइवर कहाँ है जो आप ऑटो में गए, पहली बात। दूसरी बात, वायलेंस की बात स्वातिवाल कर रही, गाली गलौज की, तो खुद ही जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें विकास क्या बोलते हैं, वो जो पीए उनके हैं वैभव, उनको गंजा साला करके सब इस्तेमाल कर रही हैं। तो इतना एरोगेंटली बातचीत जो लग रहा है, ये कहीं न कहीं से इशारा करता है कि ये स्वाति पूरा खुद गॉट अप गेम है, पूरा गॉट अप गेम है, पूरा षड्यंत्र है। देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई स्त्री आपको आकर अनर्गल गाली दे तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे? तो मैंने पहले ही कहा, उसी संदर्भ मैंने कहा। स्वाति मालीवाल आकर उसको उसकी औकात बता रही है, अपना नौटंकी कर रही है, हाई पावर नौटंकी कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो वैभव भी कब तक चुप रहता? रिएक्ट तो करना ही था, आदमी तो है। लेकिन ये जो वहां पर गई, ये पूरी तरह से प्रायोजित विजिट है। मैं ये दावे के साथ कह सकता आज के दिन में, ये शाह भाजपा की जो षड्यंत्रकारी सोच है उसी का एक स्टेप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी के बहाने वो केजरीवाल को चूंकि 2 जून तक अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी शायद उसको बेल एक्सटेंड हो जाए, तो इनको 25 तारीख तक किसी तरह से अरेस्ट करके बदनाम करके जेल में से कैरेक्टर असैसिनेशन, स्लैंडर, लाई लाई मॉन्गरिंग, ये सब फासिस्ट लोगों के पुराने हथियार हैं। किसी का चरित्र हरण कर दो, किसी के बारे में झूठ फैला दो, षड्यंत्र से किसी को फंसाकर उसके राजनीतिक करियर को, छवि को बर्बाद करने की कोशिश करो। अगर सब कुछ फेल कर गया तो उसको एलिमिनेट कर, उसको खत्म कर, शारीरिक रूप से खत्म कर। ये स्टेप बाय स्टेप फासिस्ट लोग करते रहेंगे, उसी का एक स्टेप है। बिल्कुल, बिल्कुल। श्रोता जी, मुझे ये बताइए कि ये जो केस किया गया है मालीवाल द्वारा, तो कितनी संभावना लगती है कि इसका असर केजरीवाल के चुनाव अभियान में पड़ेगा? नहीं, देखो, केजरीवाल के चुनाव पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। केजरीवाल इसमें एंटीसिपेटरी बिल लेकर अपने को बचा सकता है, कानूनी पक्ष इसका ये है। वो एंटीसिपेटरी बिल के लिए शायद अप्लाई कर देंगे, उनके पास भी बड़े बड़े वकील हैं भाई, हम लोग तो कानून की सीमित जानकारी रखते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है नॉर्मली। अब मोदी और शाह ने जुडिशियरी, कॉम्प्रोमाइज जुडिशियरी नॉर्मल बेल को कितना कठिन उसके लिए बना देती है, वो एक अलग इशू है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता जब तक कि उनका बेल पिटीशन ना लगे या रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है। अच्छा सुब्रत जी, एक चीज बताइए हमको, जो जो वह बीजेपी जो मणिपुर पर बार-बार लाइन जा रहा है। कारगिल युद्ध के एक सैनिक की पत्नी के साथ में बकायदा निर्वस्त्र चढ़ा करके उनके साथ परेड कराया जाता है, उसमें बीजेपी चुप रहती है। पहलवान बेटियों का साथ में मारपीट होता है, उस पर चुप रहती है। इसी स्वाति मालीवाल के बारे में कहा जाता है कि इसको बीजेपी के लोग, पुलिस ने भी रोका, इसको घसीट कर भी गाड़ी से घसीट दिया था, फिर भी बीजेपी चुप रहती है। इस छोटी सी प्रकरण पर, जिस पर 4 दिन तक स्वाति भी खुद कुछ नहीं बोलती है, बीजेपी इतना वोकल क्यों है? तो चुनाव का मौसम है ना, वही तो बोले, स्लैंडर, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन, मिथ्या दोषारोपण, षड्यंत्र, ये सब फासिस्ट लोगों के हथकंडे हैं। मणिपुर ये सब छोड़ो ना, अंकिता भंडारी के माँ बाप तो आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। क्या बोलता है बीजेपी या गोदी मीडिया कुछ बोलती है उस पर? रवन्ना पर कुछ बोला क्या, जो हजारों औरतों का रेप किया है? ऐसे आरोप हैं उस पर। 2900 तो ये सब कहना पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। मैं जो राजनीति करने से मुझे एक ब्राउनी पॉइंट, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मुझे एक बढ़त मिलती हुई कहीं पर दिखती है नैरेटिव में,
तो वहां पर एक नैरेटिव हम सेट कर देंगे, चाहे जैसे अमित शाह बोले थे राजस्थान में जाकर अपने कैडर को कि झूठ को 1000 बार बोलो, बार बार बोलो। तो अच्छा वो तो स्वामी जी, मेरा खुद ही आखिरी एडमिट सवाल ये करते है। हैं कि हम ऐसे। देखो बीजेपी के बारे में बड़ी एक मजेदार बात जानते हो रोहित, यहाँ पर एक तुमको लगेगा ये विषयांतर है, लेकिन है नहीं। बीजेपी ऐसी एक नंगी पार्टी है, ऐसे नंगे लोगों का एक हुजूम है कि जो अपना नंगापन छुपाते ही नहीं। जैसे मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, दूसरे दिन कहते हैं कि मुसलमान को 15% बजट का दे दिया जाएगा। अमित शाह बोलते हैं वहां पर जाकर खुलेआम लोगों को, अपने कैडर को बोलते हैं कि आप लोग झूठ का प्रचार कीजिए, हजारों झूठ का प्रचार, हमारे पास 64 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप में झूठ फैलाते रहो। तो इन्होंने अपना नंगापन छुपाया कहाँ? इन्होंने कहीं नहीं छुपाया। देखो स्पष्ट बात यह है कि इनको मालूम है कि भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खुद ही नंगा है, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो इन नंगों के बीच में नंगा होकर जाने में ही भलाई है, क्योंकि वो कपड़े वालों से नफरत करेंगे। मैंने एक बार लिखा था, आज क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में दागदार चेहरे संसद और विधानसभा में हर स्टेट में पहुंच गए अक्रॉस द पार्टी लाइन। बात भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, जेडीयू, आरजेडी, ममता, तृणमूल इसकी नहीं है। अक्रॉस द पार्टी लाइन आप देखोगे तो कितने बड़े बड़े नंगे और कितने बड़े बड़े अपराधी के चरित्र वाले लोग आज संसद और संविधान में, विधानसभा में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्या है उनकी मास अपील? उनकी मास अपील किनके बीच में है? कौन है वैसे उनके नंगा वोटर? ये वही सैद्धांतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और चारित्रिक रूप से नंगे लोग हैं जिनकी संख्या पिछले 40 सालों में भारत में शैक्षणिक संस्थाओं के पतन के साथ साथ, शिक्षा की गुणवत्ता के पतन के साथ साथ इनकी संख्या में वृद्धि हुई, उत्तर वृद्धि हुई। देखो शिक्षा जो है उसके स्तर का गिरना और समाज और राजनीति का अपराधीकरण होना, अपराधियों के राजनीतिकरण होने में एक व्यतु न, क्या कहते हैं उसको, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रिलेशन, अनुक्रमिक रिलेशन। जो देश जितना ही लुम्पेनाइज होगा, जो समाज जितना ही लुम्पेनाइज होगा, वहां पर उतने ही क्रिमिनल सत्ता में आएंगे। तो ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये आज के इफेक्ट की बात नहीं है। ये 92 के बाबरी मस्जिद गिराने की बात नहीं है, 1980 के दशक से चली आ रही है। जब से शिक्षण संस्थाओं का पतन हुआ, जब से शिक्षा की गुणवत्ता में भारी कमी आई, जहां पर उच्च शिक्षण संस्था को, उच्च शिक्षा को, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन कहते हैं, मैं तो शिक्षा से जुड़ा रहा व्यक्ति हूँ ना। पोस्ट ग्रेजुएट, जब तुम गांव खोखर कस्बे में जिन कॉलेजों में बिल्डिंग नहीं है, जिन कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, वहां पर भी जब आपने पीजी डिपार्टमेंट डाल दिया, एक प्रोफेसर के हाथ में आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट छोड़ दिया, एक प्रोफेसर के हाथ में केमिस्ट्री छोड़ दिया, जब आप इस स्तर पर ले आए, तब क्या हुआ? वो जो बच्चे जो हमारे, थोड़ा सा विषय को बड़ा करते हैं, जो हमारे देश में 5 साल से लेकर 25 साल के बच्चों का क्या काम है? स्कूल कॉलेज जाना, पढ़ना, नौकरी की तलाश करना। हमारी देश की अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में वो व्यवस्था नहीं बनी है कि 16 साल का लड़का अप्रेंटिस का काम करके कमाने जाएगा जैसे यूरोप में कमाता है। वो क्या करेगा? वो इंटर कॉलेज जाएगा, 18 साल होते होते वो डिग्री कॉलेज जाएगा, 20-22 साल होते होते वो पोस्ट ग्रेजुएट में जाएगा। तो इस जो उच्च शिक्षा है उसको जब आप सुलभ बनाते हैं, मैं एलिटिस्ट कहा जाता हूँ इसके बारे में कि मेरा एक एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप बुंडू कॉलेज बुंडू, तवाड़ कॉलेज तवाड़, आप मधुबनी के किसी गांव के किसी कॉलेज में आप पीजी खोलिए, शौक से खोलिए, लेकिन उसमें जो आधारभूत संरचनाएं हैं, सुविधाएं हैं, शिक्षक हैं, उनको सुनिश्चित करने के बाद कीजिए। तब जाकर आप क्या करेंगे? अच्छी गुणवत्ता वाले
शिक्षा को आप इंश्योर कर पाएंगे। अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा जब होगी तो अच्छी गुणवत्ता वाला समाज बनेगा। जब अच्छी गुणवत्ता वाला समाज बनेगा तो उसमें से अच्छी गुणवत्ता वाले लीडरशिप, राजनीतिक लीडरशिप बनेगी। आपने तो पॉपुलिस्ट मेजर लिया। वो होता था ना कि कोई नेता गरखा में खड़ा होकर बोल देता था यहाँ पर तो मेलगाड़ी रुकनी चाहिए, एक्सप्रेस गाड़ी, तो नेतागिरी करके वहां पर स्टेशन में, गरखा स्टेशन में एक्सप्रेस गाड़ी रुकवा देता था, जहां पर कि एक टिकट बिकता नहीं था, रेलवे को घाटा होने लगा। वही हाल इसमें हुआ। आपने कुछ लोगों को नौकरी देने के लिए, कुछ क्षेत्रीय सेंटिमेंट्स को पूरा करने के लिए आपने गली गली में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोल दिया, जिसमें न पढ़ाई है न शिक्षक है। तो वो छात्र क्या हुए? वो छात्र लुम्पेनाइज हो गए। वो समाज में आज 40-45 साल बाद इसका असर राजनीति पर दिखने लगी कि किस तरह से लुम्पेन, किस तरह से विचारहीन, सिद्धांतहीन राजनीति हो रही है। उसके पीछे किस तरह की भीड़ समर्थन में खड़ी है। उस भीड़ में से पहले अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ था, अब राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण होने लगा। ये एक पैराडिम शिफ्ट हो गया। राजनीति को समझने लगे अगर हम अपराध करेंगे तभी हम टिके रहेंगे, क्योंकि समाज का अपराधीकरण हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा कैनवस है जिस पर सोचने की जरूरत है। स्कूल खोल देने से नहीं होगा। ये जो तुम देख रहे हो स्वाति मालीवाल वाला केस, ये चीजें यहां तक क्यों पहुंची? क्योंकि आज किसी को लगता है कि हम ब्लैकमेल करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर लेंगे, राजनीतिक भविष्य को हम ये कर लेंगे। आज बीजेपी को लगता है, स्वाति मालीवाल को भी तो वही लगता है। दोनों तो ब्लैकमेल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? ये नेगेटिविटी क्यों आई है? एक स्वस्थ राजनीति की अपेक्षा हम क्यों नहीं कर सकते हमारे देश में? Why can't we expect a healthy politics in our age? हम क्यों इन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं? अब आप देखो, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, इतनी बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं, लोगों के रोजी रोजगार की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, नौकरी की है। इन सारे बातों से नैरेटिव को हटाकर सारा नैरेटिव कहाँ जाकर फिक्स हो गया है? एक रिप्रेस्ड सेक्स वाली महिला और एक महत्वाकांक्षी चीफ मिनिस्टर के बीच में, और उसके पीछे खड़े हुए षड्यंत्रकारी संघियों के। तो हम किसके नैरेटिव पर खेल रहे हैं? कहाँ पहुंच गए हम? सुब्रत जी, इन तमाम चीजों के बाद 24 में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इस पर क्या असर दिख रहा है आपको? भाजपा के लिए कितना फायदेमंद होगा? कोई फायदेमंद नहीं होगा, कोई फायदेमंद नहीं होगा। भाजपा सिर्फ अपने चेहरे पर कालिख लगा रही है। देखो, पीपल में मैसेज अलग जाता है। दिल्ली की जनता, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे मालूम है कोई भी ये मानने के लिए राजी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल या उसका पीए जो है स्वाति मालीवाल को फिजिकली असॉल्ट करेगा। कोई पागल भी इस बात को नहीं मानेगा। हाँ, स्वाति मालीवाल का व्यक्तिगत फायदा उसमें हो जाएगा। स्वाति मालीवाल से वो कल देखना स्वाति मालामाल बन जाएगी, क्योंकि उसने भाजपा का साथ दिया। भाजपा के पास बहुत पैसा है, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टे जो भी थोड़ा बहुत बीजेपी को जाता था वो भी गया। इसी में लोगों में मैसेज चला गया ना, ये साला इस नीचता पर उतर आया है, क्या जवाब दोगे? कहाँ जवाब दोगे? हर घर में तो सवाल है। इसी तरह का सवाल है सुब्रत जी, कल आपको स्वाति मालीवाल के सवाल को लेकर के साजिया इल्मी भी बोलने लगे कि मुझे भी इसी तरह पिटा गया था, मुझे भी इसी तरह से विक्टिम गेम खेलना शुरू कर दी थी। मी टू का आंदोलन तो चला ना इन्हीं लेडीज के लिए, समझा ना? मी टू कोई बोलती है ना कि आज से 28 साल पहले कोई डायरेक्टर मेरे को सोने के लिए बोला हुआ था। कंगना रनौत भी तो बोली है, नहीं बोली है क्या? तो ये क्या है? ये विक्टिम कार्ड खेलना क्या है? खेलेंगे ना? तो साजिया इल्मी को लोग भूल रहे थे। साजिया इल्मी को लोग भूल। आपने अच्छी जानकारी दी, बताया चीजों को कि किस तरह से चल रही है। हम अपना स्ट्रीम यहीं समाप्त करेंगे। एक्चुअली साजिया इल्मी हो या फिर स्वाति मालीवाल हो, इस तरह
कि लोग जो होते हैं ये आमतौर पर विष-कन्याओं के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। को ब्लैकमेल करके उसके साथ में अपना एक स्वार्थ साधने का कोशिश करते ही है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा बताया सुब्रत चटर्जी जी की स्वाति मालीवाल कहीं जो भी हो बहरहाल चुनाव है, चुनाव में कितना असर पड़ता है देखेंगे 4 जून के बाद। और इसी के साथ हम अपना स्ट्रीम समाप्त करते हुए कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया सुब्रत चटर्जी जी, धन्यवाद आपका और हमारे धन्यवाद। दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।